जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे फुफकार भी नहीं सकेगा अब ड्रैगन। आईटीबीपी की 33 चौकियां अब चीन के बॉर्डर के एकदम पास कर दी गई है तैनात। 6 नई बटालियन भी कर ली गई है तैनात। जी हाँ, तो वहीं आपको बताएंगे दलाई लामा के उत्तराधिकारी पर चीन की चाल एक बार फिर बेनकाब। बताएंगे इस देश ने ठुकरा दिया ड्रैगन का प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बताएंगे क्या वाकई में बांग्लादेशी आर्मी ने भारत की जमीन पर किया कब्जा। बताएंगे दोस्तों क्या जवाब दिया बीएसएफ ने, तो वहीं बताएंगे सालों बाद पाकिस्तान ने भारत के सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कर दिया बड़ा खुलासा। जी हाँ, इतना ही नहीं, संकट में फंसे चीनी नागरिकों की भी भारतीय नौसेना ने बचा दी जान। तो एक से एक बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट में। तो बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां अब फुफकार भी नहीं पाएगा ड्रैगन। आईटीबीपी की 33 चौकियां अब चीन बॉर्डर के एकदम पास। जी हां, 6 नई बटालियन कर दी गई है तैनात। दोस्तों, भारत ने चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर सुरक्षा घेरे को कई स्तर तक मजबूत कर दिया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी ने 56 निर्धारित सीमा चौकियों में से 33 चौकियों को बॉर्डर के बेहद करीब शिफ्ट कर दिया है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में 6 नई बटालियन की तैनाती कर दी गई है। आईटीबीपी महानिदेशक राहुल रसगोत्रा ने ओडिशा के खोरदा में आईटीबीपी के 63वें स्थापना दिवस पर इसकी जानकारी दी। जी हां, रसगोत्रा ने बताया कि 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर आईटीबीपी की चौकियों को और मजबूत करने की योजना के तहत ये कदम उठाया गया है। इन चौकियों को रणनीतिक रूप से चीन की हर हरकत पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल ही में 7 नई बटालियन को मंजूरी दी है, जिनमें से 6 बटालियन अरुणाचल प्रदेश और 1 सिक्किम में तैनात की गई है। जी हाँ दोस्तों, 1962 के चीन आक्रमण के बाद गठित आईटीबीपी को पहली बार इतनी ताकतवर स्थिति में लाया गया है। ये बल न केवल एलएसी की सुरक्षा करता है बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा को भी मजबूत बनाता है। आईटीबीपी की ये नई रणनीति चीन के किसी भी आक्रामक कदम का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आईटीबीपी को नए संसाधनों और तकनीकों से लैस कर दिया है। एलएसी के पास चौकियों का विस्तार और नई बटालियनों की तैनाती चीन के लिए स्पष्ट संदेश है कि भारत अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वाकई में मोदी सरकार ने ये कार्य तो बहुत बेहतरीन कर दिया है कि चाइना बॉर्डर हो या फिर पाकिस्तान बॉर्डर हो या भारत का कोई भी सीमा हो, अब सुरक्षा बलों को इतनी मजबूती प्रदान कर दी गई है, इतना ज्यादा आधुनिक बना दिया गया है, इतना ज्यादा उनको एडवांस कर दिया गया है कि किसी भी पल, किसी भी क्षण, किसी भी समय लड़ने को और जीतने को कैपेबल है अपनी भारतीय सेना। वाकई में अगर आप भी मोदी जी के इस कदम का समर्थन करते हैं तो अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर दलाई लामा के उत्तराधिकारी पर चीन की चाल हुई बेनकाब। दोस्तों, थाईलैंड और नेपाल ने ठुकरा दिया उसका ये प्रस्ताव। बता दें, चीन अपने चुने हुए 11वें पंचेन लामा ग्याल तसेन नोरबू, जिन्हें गेन केन नोरबू या चौकी गयालपो भी कहा जाता है, उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है। गयाल तसेन नोरबू का जन्म 13 फरवरी 1990 को तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र यानी टीएआर के लाहारी काउंटी में हुआ था। उन्हें चीनी सरकार द्वारा पंचेन लामा माना गया है, लेकिन यह मान्यता तिब्बती निर्वासित सरकार द्वारा विवादित है, जो 14वें दलाई लामा द्वारा मान्यता प्राप्त गैडून चौकी नीमा को असली पंचेन लामा मानती है। चीन ने ग्याल तसेन नोरबू के अंतर्राष्ट्रीय दौरों का आयोजन किया है, जैसे थाईलैंड और नेपाल की यात्राएं, ताकि उन्हें वैश्विक बौद्ध समुदाय में स्वीकृति दिलाई जा सके। इन दौरों का उद्देश्य ग्याल तसेन नोरबू की छवि को मजबूत करना और दलाई लामा के उत्तराधिकारी चुनने की प्रक्रिया को प्रभावित करना है। जी हाँ दोस्तों, चीन ने दिसंबर 2024 में ग्याल तसेन नोरबू के लिए 2 अंतर्राष्ट्रीय दौरों की योजना बनाई थी। पहला दौरा 5 से 6 दिसंबर को थाईलैंड और दूसरा 15 से 16 दिसंबर को नेपाल में लुम्बिनी में आयोजित 9वें दक्षिणी चीन सागर बौद्ध सम्मेलन के दौरान होना था। थाईलैंड में उनकी यात्रा को लेकर सरकार ने राजनीतिक परिणामों की आशंका के चलते हिचकिचाहट दिखाई। थाईलैंड बौद्ध समुदाय में संभावित विरोध के डर और चीन द्वारा 40 मिलियन थाई बाट्स यानी लगभग 1.15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मांग के कारण ये यात्रा रद्द कर दी गई। तो उधर नेपाल में चीनी राजदूत चेन सॉन्ग के हस्तक्षेप के बाद प्रधानमंत्री केपी ओली ने ग्याल तसेन नोरबू की यात्रा को मंजूरी दी, लेकिन तिब्बती समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के विरोध के कारण नेपाल सरकार ने भी अंततः इस यात्रा को रद्द कर दिया। दोस्तों, यानी कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी पर बहुत बड़ी चाल चलने की कोशिश कर रहा था चाइना, ताकि ग्याल तसेन नोरबू को फैमिलियर किया जा सके इन चीन के पड़ोसी देशों में, ताकि इन देशों का मन बदल सके और वो लोग भी चीन की इस चाल में फंस सके। ऐसे में दलाई लामा के उत्तराधिकारी पर चीन की बड़ी चाल बेनकाब हुई है। नेक्स्ट खबर आपको
आपको बता दें बीएसएफ ने बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट कर दी खारिज, कह दिया भारत की 1 इंच जमीन पर भी नहीं किया गया है कब्जा। जी हाँ, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने मंगलवार को उन खबरों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने भारत की 5 किलोमीटर भूमि पर नियंत्रण कर लिया है। बीएसएफ ने इन खबरों को अब निराधार और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। जी हाँ, बीएसएफ दक्षिण बंगाल फ्रंटियर ने एक बयान में कहा कि बांग्लादेशी मीडिया में छपी इस रिपोर्ट में सत्यता और योग्यता का अभाव है। बीएसएफ ने बताया कि जिस क्षेत्र का सवाल उठाया गया है वो क्षेत्र उत्तर 24 परगना जिले के बागदा ब्लॉक के रणघाट गांव में है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कोडलिया नदी के साथ चलती है जिसे दोनों तरफ खंभों से सीमांकित किया गया है। बीएसएफ ने उन दावों का भी खंडन किया जिसमें कहा गया है कि बीजीबी कर्मियों ने 19 दिसंबर से क्षेत्र में गश्त शुरू कर दी है। जी हाँ, बीएसएफ ने कहा कि ये रिपोर्टें केवल मनगढ़ंत कहानियां हैं। बीएसएफ और बीजीबी अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है। बीएसएफ ने कहा ये क्षेत्र बिना बाढ़ के है और बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा तस्करी और घुसपैठ का खतरा है। इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं जिससे क्षेत्र में घुसपैठ के प्रयासों को नगण्य स्तर तक कम किया जा सके। जी हाँ, तो उधर बीएसएफ ने एक अहम जानकारी दी है, कह दिया है कि मालदा में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। ये काम पहले कुछ समय के लिए रोक दिया गया था क्योंकि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने बोले तो बीजीबी ने आपत्ति जताई थी। यानी कि दोस्तों बीएसएफ ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि 1 इंच भी जमीन भारत की नहीं कब्जाई गई है बांग्लादेशियों के द्वारा। लेकिन जिस प्रकार से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के कार्यकर्ता और मोहम्मद यूनुस के नेता बांग्लादेशियों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भारत तक को घुटनों पर लाकर खड़ा कर सकते हैं और उन्होंने भारत की जमीन को हड़प ली है, अपने आप को पावरफुल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेशियों के नजर में जो सपना बांग्लादेश का सपना ही रह जाएगा। ऐसे में इस बड़ी चाल को बीएसएफ ने नाकाम कर दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि बांग्लादेश ही भारत की वजह से आज जन्मा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो अगली खबर की बात करते हैं जहां पर सालों बाद पाकिस्तान ने भारत के सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कर दिया बड़ा खुलासा। क्या कहा, बताते भारत और पाकिस्तान का रिश्ता आजादी के बाद से कभी भी सामान्य नहीं रहा है और यही सबसे बड़ी वजह रही है कि बंटवारे के बाद से दोनों मुल्कों के बीच अब तक 4 जंगें लड़ी जा चुकी है, लेकिन हर बार पाकिस्तान को भारत के हाथों मुंह की खानी पड़ी है। बीते कुछ सालों में भारत ने पाकिस्तान के उसके नापाक इरादों की वजह से सबक भी सिखाया है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया था। हालांकि पाकिस्तान इस बात को मानने से अब तक इंकार करता रहा है कि भारत ने कभी भी कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक किया। अब पाकिस्तान की एक पत्रकार ने माना है कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। पाकिस्तानी पत्रकार नजीम सेठी ने एक इंटरव्यू के दौरान माना कि भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था। इस इंटरव्यू का छोटा सा एक हिस्सा एक्स पर पाकिस्तान अनटोल्ड नाम के अकाउंट ने पोस्ट किया जो हम स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की बात कबूली है। नजीम सेठी ने सर्जिकल स्ट्राइक वाली बात कबूलने से पहले कहा कि हाल ही के दिनों में जिस तरह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर हमला किया है वो सब भारत की देन है। नजीम सेठी ने अपने बयान में आगे कहा कि भारत की ओर से किए गए सर्जिकल स्ट्राइक से ही पाकिस्तानी सेना ने सीख लिया है, यानी कि लर्न किया है कि उसके नक्शे कदम पर चलते हुए अफगानी सेना को सबक सिखाने के मकसद से हवाई हमला किया। इस तरह से हमने उसके कुछ महत्वपूर्ण नेताओं को मार गिराया। यानी कि खुद इस पाकिस्तानी पत्रकार ने मान लिया है कि भारत ने उस पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था। जी हाँ दोस्तों, और भारत से अब पाकिस्तान ये सीख भी चुका है कि कैसे सर्जिकल स्ट्राइक किया जाता है। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, संकट में फंसे चीनी नागरिकों की भारतीय नौसेना ने बचाई जान, बीच समंदर जहाज को दिया 1000 लीटर ईंधन। जी हाँ, भारतीय नौसेना ने मंगलवार को हिंद महासागर में 5 चीनी नागरिकों को लेकर जा रहे मलेशिया के ध्वज वाले एक जहाज को तत्काल आवश्यक ईंधन उपलब्ध करवाया। भारतीय नौसेना ने कहा कि भारतीय नौसेना के पोत INS किर्च ने जहाज को 1000 लीटर ईंधन उपलब्ध करवाया जिससे वो सुरक्षित रूप से अपने अगले बंदरगाह तक अपनी यात्रा फिर से शुरू कर सका। नौसेना ने कहा कि 5 चीनी नागरिकों के साथ मलेशिया ध्वज वाले जहाज में 4 जनवरी को ईंधन कम होने की सूचना मिली थी। इसके बाद इंदिरा पॉइंट से 225 समुद्री मील पश्चिम से गुजर रहे जहाज ने भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र के माध्यम से भारतीय नौसेना से ईंधन सहायता मांगी। जी हाँ, भारत ने बिना ये सोचे कि वो हमारा कितना बड़ा दुश्मन है, उसने हमारे भारतीय सेनाओं को मारा, फिर भी नौसेना ने तुरंत उसकी बहुत ही जरूरी समझकर मदद की। नौसेना ने कहा कि त्वरित कदम उठाते हुए जहाज की गतिविधि पर नजर रखने के लिए एक निगरानी विमान को तैनात किया गया और सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना पोत किर्च को मिशन की ओर रवाना किया गया। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, कनाडा में इस्लामिक आतंकी संगठन के कॉन्फ्रेंस के ऐलान ने बढ़ा दी चिंता। कह रहे हैं कि इस्लामिक खलीफा और शरिया की होगी वापसी। जी हाँ, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद यह खबर आ रही है कि कनाडा में जल्द ही इस्लामी आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। यह खलीफा कॉन्फ्रेंस 18 जनवरी 2025 को कनाडा के मिसिसॉन्गो में आयोजित की जाएगी। यह कॉन्फ्रेंस इस्लामिक खिलाफत की बहाली और शरिया कानून लागू करने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की जाएगी।
आतंकी संगठन हिजब उत तहरीर की इस घोषणा के बाद आतंकियों को लेकर कनाडाई सरकार के रुख को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आलोचनाएं हो रही हैं। कनाडा में इस संगठन को आतंकी संगठन घोषित करने की भी मांग की जा रही है। दुनिया पर इस्लाम का राज लाने की वकालत करने वाले इस्लामी आतंकी संगठन हिजब उत तहरीर ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट डालकर खलीफा नामक इस सालाना कॉन्फ्रेंस की घोषणा कर दी। वीडियो में कहा यह जा रहा है कि क्या अमेरिका इतना ताकतवर है कि हमारा समुदाय उसे हरा नहीं सकता है। वीडियो में कहा गया है कि दुनिया की औपनिवेशिक ताकतें अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक और सैन्य कार्रवाई को लेकर डरती है। इस वीडियो में यूरोपीय ताकतों के खिलाफ इस्लामिक सेना के पुराने युद्ध को भी याद दिलाया गया है। दोस्तों वाकई में इस ऐलान ने सबको चिंता में लाकर खड़ा कर दिया है। तो वहीं आपको बता दें, इतना ही नहीं, जो आप लोगों ने काफी मात्रा में कमेंट किया था कि क्या अब कनाडा से उजड़ेगा खालिस्तानी आतंकियों का अड्डा, क्योंकि कनाडा से जस्टिन ट्रूडो का तो दी एंड हो ही गया है। तो आपको बता दें दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पंजाब और कनाडा की राजनीति को फॉलो करने वाला हर एक व्यक्ति जानना चाह रहा है। जस्टिन ट्रूडो ने बतौर प्रधानमंत्री भारत कनाडा संबंधों की न सिर्फ उपेक्षा की बल्कि उससे अपूरणीय क्षति भी पहुंचाया है। ऐसे में क्या ट्रूडो की पार्टी लिबरल पार्टी का नया नेता जो कनाडा का प्रधानमंत्री भी बनेगा दोनों देशों के संबंधों पर भरोसे का मरहम लगाएगा? भारत विरोधी ट्रूडो खानदान के राजनीति की यूएसपी रही है। खानदान इसलिए क्योंकि ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो भी भारत को लेकर कैमो बेश उसी राह पर थे जिस रास्ते पर आज जस्टिन ट्रूडो है। विशेषज्ञ तो ये भी कहते हैं कि भारत कनाडा के रिश्तों में गिरावट का दौर तब से शुरू हुआ जब पियरे कनाडा के प्रधानमंत्री बने। ऐसे में आपको बता दें, भारत और कनाडा के संबंधों के भविष्य पर दीपक वोहरा यानी पूर्व राजनयिक दीपक वोहरा ने जवाब देते हुए कहा कि अगर अगली सरकार को बहुमत नहीं मिलती है और इससे भी खालिस्तानियों को सपोर्ट लेना पड़ता है तो हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है सेम टू सेम जस्टिन ट्रूडो की तरह ही फिर कनाडा का व्यवहार भारत के प्रति हो सकता है। नहीं तो अगर पूर्ण बहुमत मिलता है तो खालिस्तानियों का दी एंड निश्चित है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दे कौन है अनीता आनंद जो बन सकती है कनाडा की प्रधानमंत्री। भारत से भी है उनका खास रिश्ता। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद उनके उत्तराधिकारी को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। खबरों के मुताबिक भारतीय मूल की नेता अनीता आनंद प्रधानमंत्री पद की एक प्रमुख दावेदार मानी जा रही है। जस्टिन ट्रूडो ने लिबरल पार्टी के नेता पद और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि वो तब तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे जब तक लिबरल पार्टी अपना नया नेता नहीं चुन लेती। अनीता आनंद जो वर्तमान में कनाडा की परिवहन और आंतरिक व्यापार मंत्री है, उनका जन्म कैंटविले नोवा स्कोटिया में हुआ था। उनके माता पिता जो अब दिवंगत हो चुके हैं भारतीय फिजिशियन थे। उनके पिता तमिलनाडु से और माँ पंजाब से थी। अनीता की दो बहनें हैं, गीता आनंद जो टोरंटो में एक वकील है और सोनिया आनंद जो मैक मास्टर यूनिवर्सिटी में एक फिजिशियन और शोधकर्ता है। जी हाँ, अगली खबर आपको बता दें, जहां गोलियों की बौछार के बीच महफूज रहेंगे भारतीय सैनिक, लेबनान भेजे गए देसी फौलाद। जी हाँ, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर हो गया है। इजरायली सेना अब भी लेबनान में डटी हुई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अब भी एयर स्ट्राइक कर रही है। भारतीय सेना पूरे जंग के दौरान ग्राउंड जीरो पर तैनात रही। माना यह जा रहा था कि उनकी घर वापसी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्लू लाइन पर भारतीय सेना के जवानों सहित दुनिया के 50 देशों की सेना के 10,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। दक्षिणी लेबनान के मरजायू इलाके के पास के इलाके में भारतीय सेना की तैनाती है। अच्छी बात तो ये रही कि पूरी जंग के दौरान सभी भारतीय सैनिक सुरक्षित रहे, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए भारत से खास आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल लेबनान भेज दिए हैं। अब भारतीय सेना ब्लू लाइन के इलाकों में गश्त अपनी स्वदेशी बख्तरबंद गाड़ियों से कर सकेंगे। वॉर जोन में डटे रहे भारतीय सेना की सुरक्षा के लिए पहले से ही तैयारियां की गई थी। उसी के तहत भारतीय सेना के लिए खास 45 आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल लेबनान भेजे गए हैं। पहली बार यूनिफिल में सेना ने अपनी बख्तरबंद गाड़ियां भेजी हैं। बाकी जितने भी यूनाइटेड नेशन मिशन पर भारतीय सैनिकों की तैनाती है वहां पहले से ही स्वदेशी बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद है। 1-2 हफ्ते में भारतीय सेना के पास ये खास गाड़ियां मौजूद होंगी। ये पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है, माइन प्रूफ है और किसी भी एरियल खतरे से निपट सकती है। संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग मिशन 2 तरह के होते हैं। पहला है ड्रॉय लीज और वेट लीज। ड्रॉय लीज के तहत सिर्फ सैनिकों को भेजा जाता है, बाकी सभी तरह की लॉजिस्टिक यूनाइटेड नेशन मुहैया करवाता है। वेट लीज में देश अपने सैनिकों के साथ खुद के लॉजिस्टिक्स भी भेजती है। जी हाँ दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो सामने लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों, और बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दे, जहां पर अब पाकिस्तानी आर्मी पर नहीं रहा भरोसा, अपनी सेना लेकर पहुंचे यूनाइटेड अरब अमीरात के राष्ट्रपति। बेजबानों के खून से शहबाज को मिली भीख। जी हाँ, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद और उपराष्ट्रपति शेख मंसूर बिन जायद अचानक से पाकिस्तान की प्राइवेट यात्रा पर पहुंचे हैं। पाकिस्तान के रहीम यार खान इलाके में बने एयरपोर्ट पर खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनकी भतीजी तथा पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने उनका स्वागत किया। कंगाल पाकिस्तान में दशकों से खाड़ी देशों से अरबपति शेख और राष्ट्राध्यक्ष प्राइवेट यात्रा पर आते रहते हैं। इस बार की यात्रा पर सुरक्षा खतरे को देखते हुए यूनाइटेड अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने खुद अपनी
अपनी सेना को लेकर वहां पहुंचे। यूनाइटेड अरब अमीरात के राष्ट्रपति की इस यात्रा का एक खास मकसद है और पाकिस्तान को भी उम्मीद है कि इससे उसकी कंगाली दूर होगी। व्यापक विरोध के बाद भी पैसे की खातिर पाकिस्तान अपने बेजुबान पक्षों की हत्या करवाने को लेकर तैयार हो गया है। पाकिस्तान को इसका इनाम $2 अरब के रूप में मिल गया है। दोस्तों, दरअसल हर साल खाड़ी के देशों से शेख पाकिस्तान में शिकार करने के लिए आते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात के राष्ट्रपति के अलावा सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान में शिकार के लिए आते रहे हैं। इनके निशाने पर हुबारा पक्षी होती है जिनका शिकार करने के लिए ये खाड़ी के शेख शिकारी बाज लेकर आते हैं। पाकिस्तान में पिछले दिनों एक ऐसा ही विदेशी शिकारी दल पर खूनी हमला हो गया था। माना यह जा रहा है कि इसी वजह से इस बार यूनाइटेड अरब अमीरात के राष्ट्रपति और पूरे दल की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में यूएई के सैनिक भी आए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पैसे के लिए अपने पक्षियों को मरवा रहा है पाकिस्तान और कितना नीचे गिरेगा कुछ समझ नहीं आ रहा। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलेंगे डोनाल्ड ट्रंप। बताया क्या होगा इसका नया नाम। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। इससे पहले ही वो अपने तेवर दिखा रहे हैं। मंगलवार को ट्रंप ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वो मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलेंगे। नया नाम अमेरिका की खाड़ी होगा। ट्रंप ने कहा कि हम मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी करने जा रहे हैं। अमेरिका की खाड़ी कितना सुंदर नाम है ना। मैक्सिको बहुत संकट में है। जी हाँ, ट्रंप ने कहा मैक्सिको को लाखों लोगों को हमारे देश में आने की अनुमति देना बंद करना होगा। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से कनाडा और मैक्सिको पर पर्याप्त टैरिफ लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड संख्या में ड्रग्स आ रही है, इसीलिए हम मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ लगाकर इसकी भरपाई करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि मैक्सिको की खाड़ी उत्तरी अमेरिका और क्यूबा से घिरा हुआ है। ये कैरिबियाई सागर के पश्चिम में है। इसका क्षेत्रफल करीब 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका सबसे गहरा स्थान सतह से 14,383 फीट की गहराई पर स्थित सिखवी खाई है। दोस्तों, वहीं आपको अगली खबर बता दें, जहां पर पाकिस्तान को यूएनएससी में कुर्सी मिलते ही भारत के खिलाफ साजिश रचने लगा खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को याद दिलाई पुरानी कसम। बता दें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बोले तो यूएनएससी में पाकिस्तान के अस्थायी सदस्य बनाने के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान और खालिस्तान के गठजोड़ का पर्दाफाश हुआ है। एबीपी न्यूज के हाथ आतंकी संगठन 6 फॉर जस्टिस का पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लिखा एक पत्र लगा है जिसमें आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू न सिर्फ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बधाई दे रहा है बल्कि पाकिस्तान से खालिस्तान पर उसका वादा भी याद दिला रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के नाम लिखे पत्र में एक आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने लिखा कि पाकिस्तान हमेशा से अलग देश खालिस्तान का समर्थक रहा है और उसे उम्मीद है कि अब पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र में खालिस्तान का मुद्दा उठाया जाएगा जिससे पाकिस्तान का कश्मीर पर स्टैंड भी मजबूत होगा। ये पहला मौका नहीं है दोस्तों जब पाकिस्तान और खालिस्तान का गठजोड़ इस तरह से सार्वजनिक हुआ हो। इससे पहले भी एक पड़ताल में सामने आया था कि कैसे अमेरिका में बैठे इस खालिस्तानी आतंकी की वेबसाइट पाकिस्तान के शहर लाहौर से ऑपरेट हो रही है। इसके साथ ही आतंकी पन्नू कई मर्तबा लाहौर जाकर वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खालिस्तान का प्रोपेगेंडा फैला चुका है। वहीं बता दें, महाकुंभ में मुसलमानों को लेकर छिड़ी अंतर्राष्ट्रीय बहस, मौलाना का विवादित बयान, कहा क्या खतरे में है इस्लाम। जी हाँ, भारत में हर 12 वर्ष में आयोजित होने वाला महाकुंभ मेला इस बार मुसलमानों की भागीदारी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन गया है। प्रयागराज में इस महीने शुरू हो रहे महाकुंभ को लेकर कुछ संगठनों ने मुसलमानों के प्रवेश पर सवाल उठाए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने महाकुंभ में मुसलमानों के धर्मांतरण की आशंका जताई। इसके बाद रजवी ने मुसलमानों को महाकुंभ में न जाने की सलाह दी। हालांकि रजवी ने पिछले साल नवंबर में अखाड़ा परिषद द्वारा मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग का भी विरोध किया। वहीं कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस फैसले पर विरोध किया। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि किसी मेला या धार्मिक स्थल को देखने से मुसलमानों का धर्मांतरण हो जाए। तो उधर बीजेपी सांसद ने खुली धमकी दिया है, कहा है कि महाकुंभ पर अगर नजर डाली तो खत्म कर देंगे मुस्लिमों की नस्लें, सब पर चलेगा बुलडोजर। जी हाँ, बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने महाकुंभ को लेकर मुस्लिमों को धमकाया है। टी राजा सिंह ने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह हर सनातनियों के लिए गर्व का विषय है। साधु संतों और सनातनियों को शुभकामनाएं। उन्होंने इस दौरान मुस्लिमों को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ मुस्लिम कह रहे हैं कि जहां महाकुंभ हो रहा है वहां की 35 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की है। भाजपा विधायक ने कहा कि बेटा, जब प्रयागराज की शुरुआत हुई उस समय तो तुम्हारी नस्लें भी पैदा नहीं हुई थी, तभी से यहाँ महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन पर कुछ मुस्लिमों की नकारात्मक टिप्पणी हिंदुओं को परेशान करने का प्रयास है। उन्होंने योगी जी से रिक्वेस्ट की है कि इन लोगों को बुलडोजर की भाषा में जवाब दिया जाए ताकि महाकुंभ और बाकी धार्मिक आयोजनों पर विवाद खड़ा करने वाले का दिमाग सही हो। ऐसे में दोस्तों, आपकी क्या निजी राय होने वाली है महाकुंभ सम्मेलन पर? अन्य समुदाय के कमेंट पर बताना बिल्कुल मत भूलेगा। देखते क्या कहती है हमारी प्रिय ऑडियंस। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका को लेकर भारत को क्यों अलर्ट कर रहे हैं चीनी थिंक टैंक। कह रहे हैं कि इंडिया के पास पर्याप्त रणनीतिक विवेक। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन के भारत दौरे ने चीनी थिंक टैंक को असहज कर दिया है। चीन को लगता है कि अमेरिका अपने
अपने रणनीतिक हितों को पूरा करने के लिए भारत के साथ रिश्ते गाढ़े कर रहा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में एक लेख में एक चीनी थिंक टैंक ने कहा कि भारत के पास पर्याप्त रणनीतिक विवेक है जिसका अमेरिका द्वारा आसानी से फायदा नहीं उठाया जा सकता। भारत दौरे पर आए जैक सुलिवन ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से भी भेंट की। जी हाँ, यानी कि चाइना दोस्तों कहीं ना कहीं भारत को याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि भारत के पास खुद का विवेक है, खुद का ज्ञान है, खुद का विजडम है, वो किसी की बातों में नहीं आने वाला, ताकि अगर भारत कोई भी डील करने जा रहा हो अमेरिका के साथ तो भारत रुक जाए और 2 मिनट विवेक के साथ उस पर सोचे। ऐसा ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है चाइना, लेकिन चाइना को नहीं पता कि भारत चीन जैसे 10 देशों को अकेला नचाकर फेंक सकता है, वो भी कूटनीति के मामले में। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां ALH ध्रुव के सभी हेलीकॉप्टर ग्राउंडेड। पोरबंदर हादसे के बाद सेना ने लिया ये बड़ा फैसला। जी हाँ, पोरबंदर दुर्घटना के बाद भारतीय तटरक्षक बल, नौसेना और ALH के बेड़े के अन्य ऑपरेटरों ने सभी हेलीकॉप्टरों के व्यापक सुरक्षा जांच के लिए इसका संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया है। सूत्रों के मुताबिक ये 2023 के बाद दूसरी बार है जब ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर के बेड़े को ग्राउंडेड किया गया है। ये निर्णय 5 जनवरी की घटना के बाद लिया गया, जिसमें एक भारतीय तटरक्षक ध्रुव MK3 हेलीकॉप्टर गुजरात के पोरबंदर हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसे में 3 कर्मियों की मौत हो गई थी। वहीं बता दें, शेख हसीना के खिलाफ यूनुस सरकार का नया एक्शन। पूर्व प्रधानमंत्री समेत 97 के पासपोर्ट कर दिए रद्द। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द कर दिया है। मंगलवार को ढाका में अंतरिम सरकार ने इस फैसले की घोषणा की है। यूनुस सरकार ने शेख हसीना समेत 97 लोगों के पासपोर्ट रद्द कर दिए। सरकार के हवाले से बताया गया है कि देश में इन व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। इनमें से 22 व्यक्तियों पर कथित रूप से लोगों का अपहरण करने के आरोप है, जबकि 75 अन्य पर पिछले वर्ष बांग्लादेश में छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान हत्याओं में शामिल होने का आरोप है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, वी नारायण जी बनाए जाएंगे इसरो के नए अध्यक्ष। इस दिन वर्तमान प्रमुख एस सोमनाथ सिंह लेंगे पदभार। जी हाँ, केंद्र सरकार ने वी नारायण को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया है। वे 14 जनवरी को इसरो के वर्तमान प्रमुख एस सोमनाथ से पदभार ग्रहण करेंगे। केंद्र सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसमें बताया गया है कि वी नारायण की नियुक्ति 14 जनवरी से 2 साल की अवधि के लिए रहेगी। वी नारायणन वर्तमान में तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र वलियामाला के निदेशक। ऐसे में आप लोग वी नारायण जी को कांग्रेचुलेशन कहना बिल्कुल मत भूलेगा, बहुत बहुत बधाई उनको। साथ ही साथ दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के मेमोरियल को मिल गई मंजूरी। राजघाट के पास अलॉट होगी जगह। जी हाँ, जिसके बाद इमोशनल हुई प्रणब दा की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने PM मोदी को कहा थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के स्मारक को लेकर कांग्रेस, बीजेपी और केंद्र सरकार के बीच हुए विवाद के बीच पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्मारक के लिए सरकार द्वारा भूमि चिन्हित किए जाने पर उनकी बेटी शर्मिष्ठा ने प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दिया। आपको बताते चले कि 28 दिसंबर को पूर्व PM मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार से पहले कांग्रेस नेताओं ने अंतिम संस्कार और समाधि के लिए तत्काल जगह मुहैया न कराने को अपमानजनक बताते हुए सरकार को घेरा था, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बीजेपी नेताओं ने मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी बात को सियासी मुद्दा बनाने पर फटकार लगाते हुए तत्काल जगह न मिल पाने की वजह भी बताई। तो वहीं आपको बता दें, भड़कते हुए उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि मंदिरों में VIP लाइन का सिस्टम बंद होना चाहिए, ये पूरा कल्चर ही खराब है। जी हाँ, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को मंदिरों में VIP दर्शन की व्यवस्था को लेकर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि ये पूरी संस्कृति देवत्व के खिलाफ है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। धनखड़ ने कहा कि VIP संस्कृति समानता के सिद्धांतों के विपरीत है, खासकर धार्मिक स्थलों पर इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। वे श्री मंजुनाथ मंदिर में देश के सबसे बड़े प्रतीक्षा परिसर श्री सानिध्य के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। ऐसे में दोस्तों, ये मुद्दा वाकई में सीरियस मुद्दा है। आप लोग इसको किस नजरिए से देखते हैं बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का भड़कना बिल्कुल सही है, जायज है, बताना मत भूलिएगा दोस्तों। और मंदिरों में VIP कल्चर को लेकर आपकी क्या राय है बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग अपनी राय रखेंगे तभी भारत में बदलाव हो पाएगा और हर किसी को सुविधाएं मिल पाएंगी। इसी बीच ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ लगे हाथों इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।